बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मौजूद साफ़ी हज़रात आपकी तशरीफ़ आवरी का। जैसे कि आपको इल्म है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो एक सैलाब है, जहाँ पे हमारे अपने पाकिस्तानी भाई बहन और बच्चे जो हैं वो एक बहुत बड़े तकालीफ को फेस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुल्क में एक तरफ साजिशों के भी अंबार लगे हुए हैं। तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिस पे मैं आपसे गोश गुजार रहूँगा। पहले मैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो अपडेट है वो मैं दे दूँ आपको कि इस वक्त तक 50% इलाकों से जो है वो पानी कुछ नेचुरल तरीके से निकला है और बाकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हैवी मशीनरी के ज़रिए पानी को निकाला है। इस वक्त 50% से ज़्यादा आबादी जो है वहाँ से पानी का निकाल हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, PDMA और बाकी जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं वो डी वाटरिंग में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और वज़ीर आला साहब ख़ुद पर्सनली उस तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। वो डे टू डे बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे उस पानी को बहुत तेज़ी से निकाला जा रहा है ताकि लोग जो है वापस खैर खैरियत से अपनी जगहों पर जा सकें। इस पे अभी तक की जो फिगर है 5,06,579 टेंट्स सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है। जो तरपाल वगैरह है वो 5,23,195, मॉस्कीटो नेट्स 30,23,872, राशन बैग्स 14,20,179 ख़ानदानों को राशन सरकार फराहम कर चुकी है। 14,20,179 फैमिलीज़ को, ख़ानदानों को सिंध हुकूमत राशन फराहम कर चुकी है और डे टू डे बेसिस पे ये फिगर्स बढ़ रही हैं। राशन की बहुत बड़ी सप्लाई को सिंध गवर्नमेंट जो है वो अश्योर कर रही है। काफ़ी वेंडर्स को ऑर्डर दिए हुए हैं ताकि उन मुतासरीन को जिनकी इस वक्त कोई चीज़ उनके पास खाने पीने के लिए मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पर सिंध हुकूमत जो है, जो लोग अपने घरों पर वापस भी जा चुके हैं, उनको मुसलसल तौर पर राशन फराहम कर रही है। उसके साथ साथ जो कुक्ड फूड है वो भी तमाम जितने भी 10 सिटीज़ हैं उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तमाम 10 सिटीज़ को खाना फराहम किया जा रहा है और पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त जो है वो उसका सिर्फ एक ही फोकस है, वो है सैलाब मुतासरीन और उनकी हर मुमकिन इमदाद की जितनी भी हो सकती है वो गवर्नमेंट कर रही है। मेडिकल में भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1,30,00,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है और तमाम लोगों को डोर टू डोर गवर्नमेंट की टीम्स जो हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की, PPHI की और बाकी जो है वो सारी चीज़ें उसको फराहम कर रही है। इस तरह बाकी सारी पिलोज़ की, फोल्डिंग बेड्स की, जेरी कैंस वगैरह की, मिनरल वाटर की लिस्टें हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा। वज़ीर आला साहब ने वर्ल्ड बैंक से उनकी बड़ी कामयाब मीटिंगें रही हैं और उस वर्ल्ड बैंक की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी खातर खा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। वर्ल्ड बैंक जो है वो हुकूमत को 110 बिलियन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए 110 अरब रुपए वो फराहम करेगा, फाइनेंस करेगा कि जितने भी ये घर लोगों के तबाह हुए हैं उसको हुकूमत ने जिस तरह प्रॉमिस किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत और चीफ मिनिस्टर साहब का अपना विजन, जिसके बिना पर, उनकी कोशिशों की बिना पर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने ये पैसे पाकिस्तान को फाइनेंस करने की खातिर ख्वाही कराई है। 110 अरब रुपए जी जी। तो इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने एक चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कंपनी बनाएंगे, गवर्नमेंट बना रही है। वो कंपनी इस पूरे प्रोसेस को देखेगी और उसमें जितना भी प्रोसेस होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से
थर्ड पार्टी ऑडिट भी इसमें शामिल होगा और बेहतरीन किस्म के ऑडिटर्स होंगे जो इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करेंगे ताकि जो भी रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो भरपूर तरीके से हो सके। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक जो है वो 6 अरब रुपए कराची के लिए देगी, जिसमें से 6 अरब वर्ल्ड बैंक देगी, 7 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट और लगाएगी, तो टोटल 13 अरब रुपए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे 13 अरब रुपए, जिसमें से 6 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक देगी और 7 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाएगी। ये भी सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदा किया है। तो इसके बाद जो है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर तरीके से किया जाएगा। इस वक्त भी कराची में जो भी सड़कें हैं और बाकी जो रोड रास्ते बन रहे हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट, KMC, DMCs, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बहुत एग्रेसिवली डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इस वक्त भी आप कराची में देखेंगे कि जितने भी मेन आर्टरीज हैं, जो मेन शाहराएं हैं, वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूँगा कि मीडिया चैनल्स वहाँ जाके देख भी सकते हैं, विटनेस भी कर सकते हैं कि बेहतर तरीके से और तमाम बेहतरीन क्वालिटी से जो है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो रोड रस्तों पे सिंध गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और उसके बाद डेफिनेटली जब इतनी मैग्नीट्यूड की बारिश पूरे सिंध में पड़ी और फिर कराची में भी बरसात जो थी वो एक रिकॉर्ड बरसात थी कि 400 मिलीमीटर बारिश जो है वो कराची में रिकॉर्ड की गई। हालांकि कराची में से पहले जब 100-125 मिलीमीटर बारिशें होती थी तो सैकड़ों मासूम जाने भी जाती थी और वो पानी जो है वो महीने महीने खड़ा होता था। लेकिन चूंकि वज़ीर आला साहब ने और पूरी सिंध हुकूमत की मशीनरी ने खुद जाके उनके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम मिनिस्टर्स, MPs, MNS सब ने खुद खड़े होकर उस पूरी डी वाटरिंग को प्रोसेस किया, जिसकी वजह से जो है वो पानी जल्दी निकाला जा सका। अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान जो है वो बहुत कम हो सका। एक एक जान भी हमारे लिए कीमती है, अगर एक जान भी जाती है तो हमें ज़रूर उसका वो एहसास होता है। और लेकिन जो माजी की नस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतर तरीके से रेस्पॉन्ड किया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, जो कि गवर्नमेंट का काम है कि जब भी कोई कुदरती आफत हो तो गवर्नमेंट जो आराम ना करे, गवर्नमेंट फील्ड पे नजर आए। और जिस तरह गवर्नमेंट फील्ड पे नजर आई तो आपने देखा, सबने विटनेस किया, सारी मीडिया ने विटनेस किया कि कराची में पूरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतहरिक थे, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर मुतहरिक थे, तमाम चीफ मिनिस्टर समेत सब लोग मुतहरिक थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है वो जो पानी को जल्दी डी वाटरिंग करने में आसानी हुई। लेकिन क्योंकि जो सड़कें वगैरह बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुई थी तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो कराची की सड़कों पर लगाने के लिए उसी वक्त मंजूरी दे दी थी, जिनका काम जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी इतना बड़ा कोई तवील अरसा नहीं गुजरा कि हुकूमत जो है वो खामोश हो और हुकूमत उस पर रेस्पॉन्ड ना कर रही हो। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने जो चीफ मिनिस्टर साहब की उनसे कामयाब मुलाकातें हुई उसमें उन्होंने एग्री किया कि $323 मिलियन ग्रोवर्स को, जो भी काश्तकार हैं, उनके मद में जो है वो खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से जैसे फॉरेन मिनिस्टर बने, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि आज तक उनके टेन्योर गला के 4 महीने हुए हैं, उस 4 महीने के टेन्योर में जो उनके कामयाब दौरे रहे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा रिस्पॉन्स कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं मिला। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे पार्टी के कायद हैं, मेरे लीडर हैं, तो मुझ पर यह फ़र्ज़ है कि मैं उनकी तारीफ़ करूं, लेकिन ये हकीकत में है, ये दुनिया ने विटनेस किया है। अगर आप पूरी दुनिया के जरीदे पढ़ें, मैं नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया की बात करें, पाकिस्तान की मीडिया भी काबिल एहतराम है, उनके भी जितने भी तज्जिए हैं काबिल एहतराम है, लेकिन पूरी दुनिया के जरीदों ने इंटरनेशनली जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरों को बहुत अहमियत दी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कल भी बिलावल साहब गए जब जर्मनी तो 10 मिलियन यूरोस का जो है वो जर्मनी ने ऐलान किया और कल ही यूनाइटेड नेशन की 158 कंट्रीज़ 158 ममालिक ने रेजोल्यूशन पास किया कि जो सिंध में पाकिस्तान में जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने सब ने अपनी जो है वो एक अच्छा जेस्चर पेश किया कि वो सब आगे बढ़कर पाकिस्तान के इन फ्लड विक्टिम्स की मदद करेंगे। तो ये सिर्फ कामयाब सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन था। अगर आप अपना केस अच्छे तरीके से पेश नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते, तो फिर पूरी दुनिया को पता भी नहीं चलता। लेकिन जिस तरह चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान का केस, पूरे पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन का केस
जिस तरह पूरी दुनिया में पेश किया, ये उसी की वजह थी जिसकी वजह से एक बहुत बेहतर रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से जो है सब आ रहा है। तो मैं समझता हूँ हम सबको जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस मुल्क के, उनके लिए हम दुआगो हैं और हम कहते हैं कि जी ये यही है कि आप अपने मुल्क की सफारतकारी, अपने मुल्क का केस आप पूरी दुनिया में किस तरह आप पेश करते हैं। यही हुब्बुल वतनी का इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं होती। यही एक कामयाब सफारतकार की से बड़ी मिसाल नहीं मिलती और यही एक कामयाब स्टेट्समैन की इस तरह की कोई और मिसाल नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क में कुछ प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ मुसलसल साजिशों में दिन और रात मसरूफ़ हैं। आप देख रहे हैं कि पीटीआई के लीडर की जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की ज़ुबानें इस्तेमाल की जा रही हैं और जिस तरह की उनकी घिनौनी साजिशें दिन ब दिन एक्सपोज हो रही हैं, इसकी भी मिसाल पाकिस्तान में आज तक, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में ये मिसाल आज तक नहीं मिलती कि किसी वज़ीर आज़म ने, ये बात सही है कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, लेकिन किसी वज़ीर आज़म ने इतनी घिनौनी साजिश की उस मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने पावर जाने के बाद इतनी घिनौनी हरकत की हो। जब तक वो पावर में थे तब भी वो एक नाकाम तरीन वज़ीर आज़म थे जिनको पता नहीं था कि मुल्क चलना किस तरह है, मुल्क के मसाइल क्या हैं। उस 3.5 साल में इमरान खान को ये तक समझ नहीं आ सका कि इस मुल्क के जेन्युइन इशूज़ हैं क्या और इशूज़ को किस तरह रिजॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि वो इक़्तिदार में आया, जाली तरीके से आया और वो फिर इक़्तिदार संभालने के बाद भी एक अनोखा लाडला बन के बैठा रहा और उसने ये नहीं देखा कि मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। इंटरनेशनल ताल्लुकात की कोई अहमियत उसने नहीं दी। पूरी हमारे दोस्त मुबारक जिनसे हमारे देरीना ताल्लुकात थे, सबको बिगाड़ के रख दिया और फिर गलत प्रोपेगेंडा करते रहा। ये मुल्क का वाहिद वज़ीर आज़म था जो आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से उतारा गया। ये मुल्क का वाहिद वज़ीर आज़म था जिसको आइन और कानून की रोशनी में, जो आपके मुल्क का आइन है उसकी रोशनी में इसको घर भेजा गया। और ये जैसे ही उतर रहा था तब से इसने अपने प्रोपेगेंडा की मशीनें शुरू कर दी थी। पहले इसने ख़त और साइफन की बात की और वो ख़त या साइफन की बात जब एक्सपोज हुई, तब भी जब इसकी जब ऑडियो लीक्स एक्सपोज हुई, तब ये अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फरमा रहा था कि जी इस मुल्क का नाम नहीं लेना, और फिर खुद ही उसने कौम से खिताब में और फिर जलसों में उसका नाम लेना शुरू किया। ये होता है कि आप सफारतकारी अपने मुल्क के फॉरेन रिलेशंस किस तरह चलाते हैं। फिर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि जो भी शख्स अपना ज़मीर बेचता है, जो भी शख्स अपना ज़मीर बेच रहा है, उनके घरों का घेराव करो, उनके घरों पे लोटे फेंको, उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, नऊज़ बिल्लाह वो शिर्क कर रहे हैं। हालांकि जिन वोटों से इमरान खान को निकाला गया उसमें से एक भी वोट पीटीआई का नहीं था। जो पीटीआई के 20 अराकीन मुनर्रिफ थे उनमें से एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने कोई पैसे लेके कोई अपना ज़मीर बेचा हो। एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने कोई पैसे लिए हों। लेकिन इमरान खान की ऑडियो में ये चीज़ साबित हो गई कि उसने 5 मेंबर खरीदे। मेरा सवाल है जो अभी तक मीडिया में किसी ने नहीं उठाया है, जो 5 मेंबर खरीदे गए वो कितने पैसों में खरीदे गए, वो रकम कितनी थी, वो रकम कहां से आई थी? क्या वो शौकत खानम का चंदा था जो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए डोनेशन आते थे वो पैसे थे? बिलियन ट्री सोनामी के पैसे थे? बीआरटी केपीके के पैसे थे? या जो फराग होगी पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लेती थी वो पैसे थे? ये इंक्वायरी होना लाजमी है क्योंकि ये इकरार जुर्म है। एक मुजरिम ने की एक बात सामने आई है कि उसने पैसे लेकर 5 लोगों के ज़मीर खरीदे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मुझे 5 लोगों की हिमायत हासिल है, उसने कहा मैंने 5 वोट खरीदे हैं। तो जिस शख्स ने 5 वोट खरीदे इसका मतलब यह है कि उसने
करप्शन के पैसों से वो वोट खरीदे। जो इल्जामात इमरान खान दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाता रहा, उसमें वो खुद इन्वॉल्व निकला है। तो मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, इस मुल्क की पूरी अदलिया से, कि फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर इमरान खान कहता है, जो कि हमेशा झूठ बोलता हुआ आता है कि जी मेरी आवाज ठीक नहीं है, तो इसका फॉरेंसिक किया जाए। एफआईए से गुजारिश करता हूं कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। एक शख्स जो कि मान रहा है कि हाँ मैंने ये वोट खरीदे हैं, ये इकरार जुर्म है उसका कि उसने वोट खरीदे हैं, तो वो पैसे कहां से आए, कितने पैसे थे, कितने करोड़ रुपए लगे, कितने अरबों रुपए लगे, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो पैसे किसके थे, कौन से क्राइम के जरिए हासिल किए गए, तो ये सारी चार्जशीट है जो कि इमरान खान के सामने और कौम के सामने और मुल्क के सामने इस वक्त आती है। अदालत में मैं गुजारिश करता हूं कि आज हफ्ते का दिन है, आज इस पर नोटिस ले लें, वरना कल इतवार का दिन है, इतवार के दिन इसका नोटिस ले लें। अगर 2 दिन है तो मैं गुजारिश करता हूं अदालतों से कि आप मंडे को इनका नोटिस ले लें, हफ्ते को पीर के दिन नोटिस ले लें, लेकिन आप बुलाएं कि एक मुल्क का वजीर आजम वोट खरीद रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का बेताज बादशाह, वो मान रहा है, तो वो पैसे की सोर्स मालूम की जाए, उसकी मनी ट्रेल ली जाए, इसके खिलाफ जेआईटीज बनाई जाएं। जो जेआईटीज माजी में दूसरों के लिए बनती रही है, इसके खिलाफ इस सारे मुकदमे में वो सारी जेआईटीज बनाए जाएं। रोजाना नए जलसों में नई बातें, मतलब इसमें मजहब हर शख्स को प्यारा होता है, अपना दीन हर शख्स को प्यारा होता है। हिंदू को अपना मजहब प्यारा होगा, ईसाई को अपना मजहब प्यारा होगा, हम मुसलमानों को हमारा मजहब बहुत प्यारा है। लेकिन ये जो मजहबी टच की टर्मिनोलॉजी जो इसके स्टेज पे शुरू होती है, जो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है, ये पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो 24 घंटे तस्बीह भी पढ़ता रहता है और 24 घंटे झूठ भी बोलता रहता है। ऐसा और कोई सियासतदान पाकिस्तान में नहीं है जो 24 घंटे तस्बीह भी पढ़ता रहे और हर तस्बीह के साथ वो झूठ भी बोलता रहे। ये मुनाफिक है, इसे मुनाफिक कहते हैं। इस मुनाफिक से जो कि ये बातें करने जी कोई अपने मर्जी से वोट ना दे या कोई अपना कभी वोट चेंज कर दे तो उसको जो है फौरी तौर पे आप वो शिर्क है, नऊज़ बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। हर कोई मुसलमान है, लेकिन इस तरह की सियासत आज तक किसी ने देखी जो बैठ के फतवाएं दे रहा है। ये जाली मौलवी बनने की कोशिश कर रहा है, बैठ के फतवाएं दे रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क पे थोपा गया, ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क के लिए एक बदतरीन नाइटमेयर था। ये फ्रॉडी शख्स इस कौम की नौजवान नस्ल को इसने गंदा किया, गलत राह पे लगाया। इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क की नौजवान नस्ल को गाली गलौज सिखाई। इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क के नौजवान नस्ल को यह सिखाया कि छोटे बड़े की तमीज नहीं करना। इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क की माओ बहनों को सड़कों पे ला के यह सिखाया कि किस तरह बदतमीजी की जाती है। इस फ्रॉडी शख्स ने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनको उस गलत राह पे लगाया जिसकी वजह से सऊदी अरब में 10 पाकिस्तानी, मासूम पाकिस्तानी, उन्होंने मस्जिद नबी में जो हरकत की, बहुत उसकी मैं मजम्मत करता हूं, कोई मुसलमान नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो जहन भरने वाला शख्स था वो ये फ्रॉडी शख्स था। और उसकी वजह से वो 10 पाकिस्तानी 10-10 साल की जो है वो कैद में सऊदी अरब में बैठे हैं। इस फ्रॉडी शख्स की वजह से उनके बच्चे सब फाके काट रहे होंगे। ज़ाहिर है कोई रईस नहीं गए होंगे वो लोग वहां पे जो अपना कारोबार करने होंगे, वो मजदूरी करने गए होंगे जो इस जाहिल फ्रॉडी शख्स की जहालत में आ गए। इसलिए इस फ्रॉडी शख्स ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इस फ्रॉडी शख्स ने नौजवान नस्ल को गलत जगहों पर लगा दिया। और आप बैठ के क्या बातें करता है फ्रॉडी शख्स कि मैं जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा। कल ये बोला ना, तो जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा, तो बिस्मिल्लाह। मैं कहता हूं नौजवानों को छोड़ दो, मासूम बच्चों को छोड़ दो, तुम खुद आ जाओ जेल में, बाकी भर्ती हो जाओ। अगर तुम्हें पंजाब की जेलों में डर लगता है तो सिंध की जेल में तुम्हें मैं वेलकम करता हूं, आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं वादा करता हूं हम छुपकलियां भी नहीं छोड़ेंगे, जिसमें तुम्हारी किताब में लिखा है तुम छुपकलियों से डरते हो, हम छुपकलियों का भी इलाज कर देंगे। बस तुम्हें वो पाउडर शाउडर नहीं मिलेगा वहां पे, बाकी तुम्हें जो कुछ करना है तुम्हें जेल में हर सहूलत मिलेगी, तुम्हें एक अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। लेकिन इस फ्रॉडी शख्स ने इस मुल्क के निज़ाम को खराब कर दिया है, इस मुल्क की सियासत को खराब कर दिया है।
मतलब सबने चीजें भुगती हैं, सबने सख्ती भुगती हैं। किसी ने कभी अपने मुल्क के इदारों पे कभी इस तरह की घिनौनी मुहिमें नहीं चलाई हैं। इख्तलाफात आपके कभी भी किससे हो सकते हैं, लेकिन आपको उस शख्स से इख्तलाफ का मकसद ये नहीं है कि आप पूरे इदारों को मलाइन करें, उन इदारों के सरबराहों को मलाइन करें जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन इदारों को दी है। आप उनके खिलाफ घिनौनी और घटिया साजिशें करें। ये डूब मरने का मुकाम है। आप अपने नौजवान नस्ल को क्या सिखा रहे हैं? और आप पहले डिसोन करते रहे, आप शहबाज गिल के बयान को डिसोन करते रहे, फिर आपने उसी बयान की पे आखिर तक चलते रहे। जब फिर एफआई ने पंजाब पुलिस की मर्जी से, उनकी मदद से जो लोग गिरफ्तार किए, फिर आपने पंजाब में जाके चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ गए, आप पुलिस पे आपने गुस्सा निकाला कि आपने क्यों लोग गिरफ्तार किए। जिन लोगों ने, जो हमारे शौदा थे, हमारे फौजी शौदा थे, जो सैलाब के मुतासरीन के लिए निकले हुए थे, जब उनकी शहादत हुई, हेलीकॉप्टर वाला वाकया, आपने उस पर भी घिनौनी घटिया शासन करते हुए आपको शर्म नहीं आई। आपने सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ भी मुहिम चलाई, और जब उन मुहिम चलाने वालों को एफआईआर ने गिरफ्तार किया तो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन आया? वही फ्रॉडी इमरान खान आया। वही बैठकर जो है वहां पे लेक्चर दे रहा था, वही बैठकर वहां पे लोगों को बोला था इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पंजाब पुलिस एफआईआर के साथ मुआवनत क्यों कर रही है। इस शख्स का जहन ओपन हो चुका है, इसका अयान हो चुका है। अभी भी कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता। तो ये और क्या क्या घिनौनी साजिश इस मुल्क के खिलाफ करेगा। ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क के लिए नासूर बन चुका है। ये सियासतदान कह ही नहीं सकते, ऐसी सियासत होती ही नहीं है इस मुल्क में। सबका एहतराम होता है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाया इस फ्रॉडी शख्स ने। इस फ्रॉडी शख्स ने जजेस को धमकियां दी, खातून जजेस को धमकियां दी, और फिर इस फ्रॉडी शख्स जो अपने आपको बहादुर कहता है, मैं कहता हूं नौजवानों को बराए मेहरबानी इसके झांसे में ना आए। ये सबसे बड़ा डरपोक शख्स है। ये वो शख्स है जो कहता है कि जी मैं, अगर मुझे जलसे जुलूसों में निकालने पड़े, कुर्बानियां देना पड़ी, तो मैं नौजवान नस्ल की दूं, पार्टी वर्करों की दूं। अगर इसमें इतनी वाकई इसको तहरीक चलाने का शौक है तो बुलाए अपने बेटों को, बुलाए अपने तीनों बच्चों को, उनसे लीड करवाए। तीनों बच्चों को बुलाए और बोले ये जुलूस को लीड करेंगे, और इमरान खान लीड करे। अगर डंडे खाने हैं, अगर लड़ाई होनी तो इमरान खान और उसके 3 बच्चे आगे आए, उसकी खातून अव्वल आगे आए, वो तहरीकें चलाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तहरीकें चलाई तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा उसको लीड किया है। और वही वजह है पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन के लिए अपने जान के नजराने दे दी उस लीडरशिप ने। इसकी तरह डरपोक नहीं कि बच्चे जो है लंदन बैठे हुए हैं, कोई इसराइल बैठा हुआ है, और खुद आके जो है अपने बच्चों को वहां सेफ जगहों पे बिठा के बैठा, और कौम के बच्चों को बोलता है जाके आंसू गैसों के सामने आओ, और शेलिंग के सामने आओ, डंडों के सामने आओ। इस फ्रॉडी शख्स में इतनी खिलाफ की जरूरत है। बुलाए अपने तीनों बच्चों को, बुलाए अपने पूरे खानदान को, बुलाए अपनी बहनों को कि, और खुद भी सामने आए कि मैं लीड करूंगा जुलूसों को। अगर पहला डंडा लगेगा तो मुझे लगेगा, मेरे बच्चों को लगेगा, बाकी बाद में कौम के बच्चों को लगेगा। कौम को गुमराह करना बंद कर दे, अवाम के साथ मजीद खेलना बंद करो। कहता है ये खेल है, मैं इस पे और खेलूंगा, ये भी खेल है, वो भी खेल है। ये मुल्क खेल नहीं है, ये मुल्क किसी को मुफ्त में नहीं मिला है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। ये कुर्बानियों के बाद मुल्क मिला है, ये अंग्रेजों से लड़ाई के बाद ही मुल्क हासिल हुआ है। ये इस तरह मुल्क हासिल नहीं हुआ कि इस जैसे बेवकूफ एक फ्रॉडी शख्स के हवाले कर दिया जाएगा जो पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दे, जो मुल्क के कल्चर को से तबाह कर दिया, मुल्क के नॉर्म्स को से तबाह कर दिया। अब ये फ्रॉडी शख्स इस मुल्क का कायद बनेगा। फॉरेन रिलेशंस को उसने तबाह किया, इकोनॉमी को उसने तबाह किया, कौन सी चीज को उसने छोड़ा है। ऐसे शख्स को मजीद सियासत करने देना, मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ मुखलिस आदमी होगा वो यह हरकत नहीं कर सकता। इस शख्स का मुकम्मल तौर पर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मुकम्मल तौर पर एहतसाब होना चाहिए। इस शख्स का कानून के दायरे में रह के, आइन के दायरे में रह के जो जो चीजें कवानीन मुख्तलिफ पार्टियों के लिए इस्तेमाल हुए, वो कवानीन कानून इसके खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि ये चीज आया हो कि ये शख्स जो सलूक बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता रहा है वही सलूक इसके साथ हो, ताकि ये बात आया हो कि ये शख्स लाडला नहीं है। आज भी इस शख्स के साथ लाडले वाला सलूक होना बंद होना चाहिए। कोई आसमान से उतर के ये शख्स नहीं आया है, कोई अशरफुल मखलूक इस मुल्क में ये वाहिद नहीं है कि जिसकी वजह से इसके लिए अलग कवानीन होंगे और बाकियों के लिए अलग कवानीन होंगे। जो ट्रीटमेंट बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हुई है, मैं कहता हूं, आज भी बोलता हूं, कानून के दायरे में रहकर, आइन के दायरे में रहकर इसको एक एक इसके कसूर की सजा दी जाए। जो उसने इस मुल्क के साथ हशर किया है,
जो उसने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिस तरह से अपने घर वालों को एनआरओ दिए, अपने लोगों को भगा के बाहर बैठा हुआ जो उसके फ्रंटमैन थे, सबके साथ उसी कानून और आइन के तहत एहतसाब होना चाहिए। एक मुल्क में एक निज़ाम होना चाहिए, एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं होने चाहिए। तो ये थी मेरी चंद गुजारिशात जो मैंने कहा कि मैं मीडिया के दोस्तों के साथ देखिए जी, पहले मैं आपको आखिरी सवाल का जवाब दूं। कोई भी लीक्स, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, उसको पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट नहीं करती है। पार्टी की मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी इस चीज़ को अच्छा अमल नहीं समझती कि कोई भी ऑडियो या वीडियो लीक्स हों। ठीक है, हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन जो चीज़ आपके मुल्क की सालमियत के लिए अटैक करती है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि, क्योंकि ये इसको इमरान खान कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, कोई इस पर एतराज़ करे, जो अखलाक की बात करे, ये उसने वो चीज़ें जो उसने मुल्क की सालमियत पे सौदे किए हैं। इस लीक से क्या क्या एक्सपोज हुआ? इस लीक से पहले तो ये इमरान फ्रॉडी एक्सपोज हुआ। इस लीक के बाद क्या एक्सपोज हुआ? इस लीक के बाद ये एक्सपोज हुआ कि इमरान ने पूरी पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, लेकिन इस ऑडियो में आया कि वो पहले इस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता था। इसको खुद पता था कि ये लेटर नहीं है, ये साइफर है। इस तरह की गुफ्तगू कोई पे किसी भी मुल्क के किसी भी एम्बेसी में किसी जगह पे 100 किस्म की डिस्कशन होती हैं। वो कभी भी मुल्कों की पॉलिसीज या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इसकी लीक से ये भी साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए या पाकिस्तानी किसी इदारे के लिए कोई धमकी नहीं थी। ये एक सिर्फ एक गुफ्तगू अगर है या नहीं है, मैं तो कहता हूँ साइफर भी गलत है। अगर इमरान खान ने इसको शुरू किया, जिसको आज उसके ना सर मिलता ना पैर मिलता कि ये था या नहीं था, कहाँ है, तो इसकी मौजूदगी भी एक क्वेश्चन मार्क है। और फिर उन्हीं लोगों के साथ इसने लॉबिंग के लिए इसने पैसे खर्च किए इमरान खान ने कि इस मुल्क के साथ लॉबिंग की जाए। उन्हीं लोगों को इसने रेड कारपेट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बैठ के दिए। तो ये सारी चीज़ें, जो आपका दूसरा सवाल था, फाइनल कॉल वाली धमकी, मैं समझता हूँ कि अब धमकी देने का वक्त खत्म हो गया इमरान खान का। अब वो अपनी खैर मनाए, और उसको अगर उसको फिर वही वाली बात, उसको अगर ये है कि वो जेल भरो तहरीक चलाना चाहता है, तो हम तो मैसेज देते हैं कि जी जिया बरकरार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जेलें खुली हुई है, आजा बालमा तेरा इंतजार है। $123 मिलियन काश्तकारों के लिए, 110 अरब रुपए घरों के लिए, वज़ीर आला आप कहते हैं कि उन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए। असल मसला ये आ रहा है कि पैसे तो रिलीज किए जा रहे हैं, उनके फंड्स भी आगे से मिल रहे हैं, पर जो मुखालफीन हैं, जो सवालात उठते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे उठते हैं। 200 रुपए देना मुर्तज़ा वाब साहब को कराची वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और उसके पीछे जो एतराज था वो यही था कि वो पैसे लगते नहीं है जो करोड़ों अरबों रुपए जमा होते हैं। अभी जो असल सवाल आपके ऊपर पीटीआई की जानिब से भी उठाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि 119 जहाज या इतनी इमदाद की बात होती है, 119 टेंट्स भी नजर नहीं आते, जबकि आप लाख। अच्छा, आपने जिस पार्टी का नाम लिया पीटीआई का, इस पूरे ये सारे सब मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताएं कि आपने पीटीआई को कहीं पे इमदाद की किसी काम में नजर आते हुए देखा? इमरान खान ने टेलीथॉन की, बोले मुझे इतने पैसे मिले, इतने पैसे मिले। पूरे सिंध में कहीं पे पीटीआई सिवाय 1-2 फोटो सेशंस के, जो कि आधे घंटे में जहाँ पे इमरान खान प्लेट पेश कर रहे हैं बच्चों को सिर्फ फोटो निकलवाने के लिए, उसके अलावा आपने किसी ने पीटीआई को कहीं देखा कि जी किसी इमदादी काम में हो? सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी देखी? यहाँ पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा भी वहाँ पे नजर आई आपको चीफ मिनिस्टर हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 दफा जाते हुए नजर आए, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम एमपीएस, तमाम एमएनएस, हर आदमी नजर आए। ज्यादा इमदाद की बात है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, मैं आज भी ओपन चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा। 65 रुपए किलो आटा इस वक्त भी डेली हजारों अफराद को मिलता है, 700 सेंटर्स पे मिलता है। 700 सेंटर्स ये नहीं कि कोई गोश्त सेंटर्स थे, उनके एड्रेसेस अखबार में दी गई, उनके फोन नंबर अखबारों में दिए गए। 700 सेंटर्स में इस वक्त 65 रुपए आटा सिंध हुकूमत फराम कर रही है, रोजाना की बुनियाद पर फराम कर रही है, बिलियंस ऑफ रुपीज की सब्सिडी देकर फराम कर रही है। इसे कहते हैं अवामी हुकूमत, जिसको पता हो कि जी अवाम की पहली जरूरत क्या है। अवाम की पहली जरूरत है अनाज। अवाम को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, अवाम को जरूरत है अनाज की। और मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ उन लोगों इलाकों के लिए है जहां पे सैलाब है, वहां तो मुफ्त में दे रही है हुकूमत।
जहां पे इस वक्त सैलाब है, जो लोग सैलाब मुतासरीन है उनको तो हुकूमत पका पकाया खाना भी दे रही है, राशन भी मुफ्त में दे रही है। लेकिन जहां पे सैलाब नहीं है, ये नहीं कि उनको छोड़ दिया गया है। उन इलाकों में जहां पे लोग, जिनको अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो सैलाब से बच गए, उनको 65 रुपए किलो, सस्ते में सस्ता पूरे पाकिस्तान में मुझे 65 रुपए किलो आटा कहीं दिखा दे। यहाँ सिर्फ ये सिंध भर में आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंध हुकूमत फराम करी। तो ये होती है अवामी हुकूमत, जो अवाम के बारे में सोचे, जो अवाम के लिए सोचे, जिसको पता हो कि अवाम के मसाइल हैं क्या। दूसरी बात ये जो घर आप लोग बना के देंगे लोगों को, ये कैश देंगे या किसी स्कीम के तहत घर बना के, या कोई सोचा यहाँ पे, ताकि ऐसे घरों के मुस्तकबिल में कम से कम होता है। देखिए जी, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रही है हुकूमत को, तो ज़रा ये फाइनेंसिंग में ही आएगा। दूसरी बात आपने बात की कि जी कैश देंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और 99% इस तरह ही है कि हुकूमत घर बना के देगी, जो इसलिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाए रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि पूरा उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो वो, और उसमें मैंने जैसा बताया कि 3-4 टीयर्स होंगे उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उस कमेटी को। तो वो तमाम घरों को बेहतर तरीके से बना के वो लोगों के हवाले करेंगे जो एक्चुअल मुस्तहिकीन थे। अब इसमें डेफिनेटली 1-2 चीज़ें फ्यूचर में रेज होंगी, वो मैं भी वो समझता हूँ, आप लोग भी समझते हो कि सोसाइटी से आप भी वाकिफ हो सकता है कोई, वैसे कोशिश होगी गवर्नमेंट की, ना हो, और ना ही कोई बड़ा इसके परसेंटेज होगी। लेट सपोज अगर 100 लोग में हो सकता है 1-2 ऐसा कोई हो कि जो जिसका नुकसान ना हो, वो कोई घर बनवा ले, अपने में कामयाब हो जाए, या 1-2% ऐसे लोग होंगे जिनका घर गिरा भी, उनके साथ हम ना पहुँचे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी इतना ट्रांसपेरेंट हम जाए, क्योंकि हम लोग चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कमेटी है, फिर डीसीज डिस्ट्रिक्ट के आ जाए, फिर कमिश्नर्स होंगे, फिर डिप्टी कमिश्नर लेवल तक होगी, फिर जो आपके तहसीलदार होते हैं, तप्पेदार जो होते हैं, जिसको एक एक तप्पे का पता होता है, यूसी लेवल तक पता होता है, उस लेवल पे इसका पूरा सर्वे हो रहा है और उसमें एग्जैक्ट डेटा आपका आएगा। और हम इसमें ये कर रहे हैं, सर्वे में और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं कि और भी दूसरे लोग इंडिपेंडेंट सर्वेज जो हैं वो भी इसमें आए, ताकि हमारे पास डेटा एक्यूरेट हो। इस वक्त भी जो लोग इस अफसोसनाक वाक़यात में 750 से ज़्यादा लोग सिंध में इस वक्त उनकी अमवात हुई हैं, उनको भी गवर्नमेंट की जानब से 10-10 लाख रुपए, जिसकी मैं कहता हूँ किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हुकूमत तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है, वो 10-10 लाख में दिया जा रहा है। आप देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो सबसे बड़ा रिलीफ है इस वक्त, जो लोग उसमें रजिस्टर्ड थे और जो लोग मुतासरीन हैं, 25-25 हज़ार रुपये एक फैमिली को वो दिया जा रहा है। आप देखेंगे, बात सुने, मैं वही बोलता हूँ कि हुकूमत का काम क्या है। हुकूमत का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर सोशल मीडिया की टीमें अपनी बना रहे हों। हुकूमत का काम ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर हम लोग जो है सिर्फ साजिशों के महल खड़े कर रहे हों, सिर्फ गालिम गलूच नौजवानों को सिखा रहे हों, सिर्फ बदतमीजी सिखा रहे हो। हुकूमत का काम ये है असली कि जब आपकी आवाम तकलीफ में है तो हुकूमत वहाँ पे एक पैर पे खड़ी हो, और उनके क्या क्या मसले थे लोगों के साथ। मैंने जैसे बताया, वर्ल्ड बैंक ग्रोज को भी पैसे दे रही है। ये चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से उन्होंने वो स्कीम लाल की कि $323 मिलियन जो है वो उन जो काश्तकार है, जो किसान है, उनको भी दिए जाएंगे। उसमें गवर्नमेंट सीड भी दे सकती है उनको, उसमें जो जो चीज़ें उनको फसल के उसका बीज दे दे, उनको कहीं पे यूरिया दे दे कि जी वो अपनी अगली फसल भी लगा सकें। इसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ हम स्टेट बना दें, हमने एक वेलफेयर स्टेट का काम किया सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त, और उसमें हम शुक्रगुजार हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन इस वेलफेयर स्टेट का जो काम सिंध गवर्नमेंट प्ले कर रही है, उसमें आपकी बुनियादी चीज़ें, सबसे बड़ी बात है कि 2-2.5 महीने से सारा सिलसिला चल रहा है, लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त खाना मिल रहा है, मुफ्त तबी सहूलियात मिल रही हैं, मुफ्त। और जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि महंगाई का रिसेशन का टाइम है, वो महंगाई इन्फ्लेशन का टाइम, उस इन्फ्लेशन में हम लोग जो है, जो बाकी हमारे इलाके जो अल्लाह की मेहरबानी से बच गए, उनको हम सस्ता आटा भी दे रहे हैं। ये है वेलफेयर का काम, जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले उनका क्योंकि लास्ट टाइम उनका रह गया था। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, कराची पुलिस मैं समझता हूं कि बेहतर तरीके से काम कर रही है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रही है। क्राइम है, कोई इनकार नहीं क्राइम। आपको पता है आज लाहौर में, पंजाब में आज 8 लोगों का मर्डर हुए हैं,
आज पंजाब में 8 लोगों का मर्डर हुआ है, लेकिन मैं काफी टीवी चैनल्स पे देख रहा हूं वो हेडलाइन नहीं बन रही, पता नहीं क्यों। हेडलाइन कुछ और है कि जी सड़कें खराब है। ठीक है, सड़कें खराब है, उस पर काम करिए गवर्नमेंट, लेकिन पहली हेडलाइन क्या होनी चाहिए कि जी एक सूबे में 8 लोग एक दिन में मार दिए गए। आप अभी डेटा उठा के देखिए पंजाब में बच्चों का अगवा के कितने केसेस हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं तमाम दोस्तों को बैठे हुए, उठाएं डेटा आप कि पंजाब में आपको पता है कि बच्चों के कितने अगवा केसेस हो रहे हैं। किसी ने ये मैटर उठाया? ये उठाना चाहिए मैटर, ये कि कितने वहां पे क्या चीजें चल रही हैं। आपके वजीर दाखिला के खिलाफ वारंट निकल गए, इसको डेफिनेटली हम उसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। मतलब खबर है। अब जब क्राइम की आपने बात की, कराची पुलिस मैं समझता हूं, मैं बड़ी बात नहीं करता और इसलिए भी फिर बात नहीं करता कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत सिंध का, पूरे पाकिस्तान में सबसे अगर बेहतर पुलिस है तो वो हमारे सिंध की पुलिस है और वो कराची की पुलिस है। अगवा बराए तावान आप निकाल ले, जब से पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है और उससे पहले के फिगर्स, कॉन्वाय जाते थे मेरे भाई, कॉन्वाय हाईवे से कॉन्वाय लगते थे। उस कॉन्वाय के बगैर बसों के अगर 10 बसें साथ होती तो जाती थी, वरना कोई हाईवे पे गुजर नहीं सकता था। इतनी डेकॉइटीज, इतनी रॉबरीज होती थी। ये सिंध पुलिस थी जिसने अपने किबले को ठीक किया, जिसकी क़यादत उसको अच्छी मिली। सिंध पुलिस की क़यादत जितने भी होम मिनिस्टर्स रहे उन्होंने उसको बेहतर किया, उनकी एफिशिएंसी को बेहतर किया कि आप जाके देखें कि वो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। ठीक है, कराची में क्राइम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्योंकि कराची आप देखें पूरे पाकिस्तान से अपकमिंग अपना आपके जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां से लोग सारे कराची में आके बस रहे हैं। रोजगार के लिए लोग आते हैं, मेरी मतलब सब इस काम के लिए आते हैं, रोजगार के लिए लोग आते हैं। फिर जिसको रोजगार मिलता है रोजगार मिला गया, जिसको रोजगार नहीं मिलता तो वो गलत कामों में भी लग जाते हैं, वो फिर इन क्राइम्स में भी आ जाते हैं। अभी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है कराची में, उसकी मेरे पास न्यूज आज है लेकिन मैं आज नहीं दूंगा। जो बहुत बड़ी एक सिंध पुलिस ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल 1 बजे कर रहा हूं, वो मैं आपको बता दूं। 1 बजे तो सिंध पुलिस जितने बड़े वाकयात हुए, आप सफूरा गोट का वाकया देख लें, सहाफियों के मर्डर्स हुए दहशतगर्दी में, उनके वाकया देख लें, जितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस कराची में हुए वो किसने डिटेक्ट किए? इसी हमारी सिंध पुलिस ने डिटेक्ट किए, इसी हमारी सीटीडी ने डिटेक्ट किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये सारे केसेस को डिटेक्ट कर सके। अभी आपने वफा की वज़ीर दाखिला की बात की। वफा की वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में जो है वो पंजाब की पुलिस ने पंजाब की पंजाब के इस्लामाबाद के थानों में जाके उनकी तलाश कर रही है। इस पे आपका सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? और दूसरी बात ये कि फेब्रिकेशन का जो आपने सिलसिला शुरू किया था, पूरे सूबे में से शिकायत आ रही है कि फेब्रिकेशन नहीं हो रही, और क्या नहीं हो रही? फ्यूमिगेशन। अच्छा, स्प्रे नहीं हो रहा, पूरे मतलब उसके शिकायत पूरे सूबे से आ रही है, इसकी वजह से मच्छरों की मच्छर और डेंगू और उसके दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो कौन सा इदारा है जो उसको जो है वो मॉनिटर कर रहा है फेब्रिकेशन? देखिए जी, मैं कर्ज कर लूँ, एक इदारा नहीं कर रहा, काफ़ी इदारे कर रहे हैं। अगर कराची की बात करें तो कराची में केएमसी भी कर रही है, डीएमसी भी कर रही है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कर रहा है। जैसे ही बरसातें हुई, एक और एबनॉर्मल पानी था तो एबनॉर्मल मच्छर भी ज़्यादा, मच्छरों के क्लाउड्स थे, तो फौरी तौर पर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब ने सिंध कैबिनेट में वो पेश किया, नासिर शाह साहब ने, कि जी फौरी तौर पर हर यूसी सतह पर 2-2 मशीन लेके दी जाएँ। और फिर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर फंड रिलीज़ किए, हर यूनियन काउंसिल में पूरे सिंध भर में 2-2 मशीन्स लेके दी गई हैं कि आप फ्यूमिगेशन करें। और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, अब जब आप कराची की बात करो वैसे बता रहा हूँ आपको कि हेल्थ डिपार्टमेंट अलग फ्यूमिगेशन कर रहा है। तो तमाम गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट जिनके ये ज़मीरे में आता है, जिनके एम्बिट में आता है, वो तमाम डिपार्टमेंट इसको स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे बड़ी तादाद में हो रहा है, लेकिन हमारी माजरत के साथ हम सिर्फ वो चीज़ दिखाते हैं जो चटपटी हो। हम इमरान खान को, हमारा पूरा नेशनल मीडिया जो है ना, वो 24 घंटों में से 12 घंटे सिर्फ हम इमरान खान में मसरूफ़ हैं कि वो आज उसने नया कौन सा, उस झूठे शख्स ने आज कोई नई बात बोल दी, उस झूठे शख्स ने आज फिर नया कौन सा ड्रामा कर दिया। फिर उस पर टॉक शोज़ होंगे 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद तो आपके साथ टॉक शोज़ में ये पीटीआई डिस्कस हो रही होती है कि इमरान खान ने अब नया क्या ड्रामा कर दिया, नया क्या चीज़ होगी। हमें फोकस होना चाहिए कि हमारे जेन्युइन इशूज़ क्या हैं, उस इशूज़ पे जो हुकूमत काम कर रही है। देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। मैं मानता हूं कि 100%, मैं नहीं कह सकता कि सिंध हुकूमत ने 100% सारे मामला ठीक कर दिए हैं, मैं बोलता हूं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हुकूमत के लिए। हुकूमत की जितनी अवेलेबल मशीनरी है, ये मैं कह सकता हूं कि वो 100% मसरूफ है इस काम के लिए।
लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% लोगों के मसले हल होते हैं। अगर 100% लोगों के मसले हमारे हाथ में होते इस वक्त हल करना, तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देख ही नहीं रहे होते। अगर इतना हमारे पास मैन पावर या बाकी रिसोर्सेज होते, लेकिन उसके बावजूद भी जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद शुरू नहीं हुई थी, तो यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जिसने पहले दिन से, चीफ मिनिस्टर ने पहले दिन ऑर्डर किया कि इनको पका पकाया खाना पहुंचाया जाए, इनके लिए फौज का राशन ऑर्डर किया जाए। तो यही हुकूमत थी जो वो काम कर रही थी। मैंने कहा राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ केस हुआ है, उसकी मजम्मत करते हैं, पीपुल्स पार्टी मजम्मत करती है। और इमरान खान, मैं कहता हूँ कि ये आखिरी हरकतें हैं, ये उसकी सियासत की भी आखिरी हरकत है, क्योंकि जिस तरह की वो पॉलिटिक्स में जा चुका है, अब उसकी आवाम उसको झुकलाएगी। अब ये आवाम उसे बागी होगी। अब आवाम उसको बोलेगी। मैं पीटीआई के जो हमारे यूथियाज हैं उनसे अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी आप इमरान खान को बोलो कि हम आपके साथ हर प्रोटेस्ट में चलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आपके तीनों बच्चे, आपकी बेगमात और सब आपकी बहनें, आपका पूरा फैमिली जो है वो सफाए अव्वल पे बैठ के वो तहरीक चलाएगी। हम सब आपके पीछे चलने के तैयार हैं। आपका सवाल हो गया ना? अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। अब पता चला है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से एक तरफ, क्या आपने अप्रोच किया है वफाकी वज़ारत दाखिला को, और इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है, सिंध हुकूमत की क्या पोजीशन है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कराची में? देखिए जी, सिंध हुकूमत पहले दिन से इलेक्शन के लिए तैयार है। तैयारियां उरूज पे थी। जो मुहिम इलेक्शन की है, सिंध हुकूमत ने कहीं पे कोई कमी कोताही नहीं की। अच्छे तरीके से पीपुल्स पार्टी की जो यहाँ पे कैंडिडेट्स थे वो अपनी मुहिम अच्छे चला रहे थे। लेकिन बरसात का एक आगे वाकया, और जिस वजह से पोस्टपोन हुआ, उसी दिन जिस दिन पोलिंग थी उसी दिन आपने बरसात कराची में देख ली थी। 24 तारीख थी गालिबन, 24 तारीख को बारिश देखी थी कराची में। अगर 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होते तो क्या वोटिंग हो सकती थी? जिस मैग्नीट्यूड की बारिश पड़ी थी, क्या कराची में लोग वोट दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। आज भी अगर सिंध पुलिस ने किया, अभी आप लोगों ने सवाल किया लॉ एंड ऑर्डर का कि जी कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मैंने कहा हाँ, चैलेंजेस हैं, पुलिस काम कर रही है। अब पुलिस उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को देखे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देखे, टेररिस्टों को देखे, टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं उनको देखे, किडनैपिंग को देखे, या पुलिस वक्त इस तरह हो जाएगी कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, वहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, उनको बैठ कर रुकवाए। इस वक्त क्योंकि होता यह है कि लेट सपोज अगर सिंध भर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल नहीं होती तो सिंध भर की पुलिस को यहाँ बुलाया जाता कि कराची पुलिस की मदद के लिए वो पोलिंग स्टेशनों पे, पोलिंग स्टेशन आप लोग बोलते हो कि अंदर भी हमें 2 सिपाही चाहिए, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर भी आपको 2 सिपाही चाहिए, फिर आपको पिकेटिंग भी, जो इलेक्शन कैंप्स लगे वहाँ पे आपको सिपाही चाहिए, हर जगह पे हर एक को सिपाही पुलिस का चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या हम बोल दें पुलिस को, क्योंकि पुलिस रेस्क्यू में भी मुलविस है वहाँ पे। सिंध भर में पुलिस जो है, जितने रिलीफ कैंप्स उनके बाहर भी मौजूद है। ये राशन की सप्लाई जो होती है, जो लाखों की तादाद में राशन आते हैं, तो रास्ते में कहीं खुदा न खासा कोई डकैती ना हो जाए, राशन के ट्रक लूटना भी आपने 10 दफा सुना होगा, उधर भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। तो पुलिस उस वक्त सैलाब को देखे या बल्दियात के इंतखाबात को देखे। इस वक्त प्रायोरिटी क्या, मैंने क्या कहा, पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स में कोई प्रायोरिटी नहीं है, ना ही कोई इलेक्शन प्रायोरिटी है। पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रायोरिटी है, होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी होनी चाहिए, जुडिशरी के लिए भी होनी चाहिए, तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए। वो है कि जी इस वक्त सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी है। और आप देखें कि इस वक्त आपकी पूरी पाकिस्तान फौज, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स, सब के सब सिंध हुकूमत के साथ और अपने तरीके से और फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी सब सैलाब मुतासिरीन की मदद में लगे हुए हैं। आपकी सिंध पुलिस वहाँ पे लगी हुई है सैलाब मुतासिरीन की मदद में। तो अभी पुलिस करे क्या कि या पोलिंग स्टेशन संभाले या वहाँ पे रिलीफ कैंप संभाले? तो ये था जेन्युइन एक्सक्यूज सिंध पुलिस का, जिसमें कोई गलत बात नहीं। अब मुखालफिन जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी तनकीद किस तरह की जाए, सारा अच्छा काम हो रहा है ना, अच्छे काम में बस हमें नजर आएगा यार कि यहाँ पे एक तार क्यों लटकी हुई है, बाकी सारा लटकी। तो अब उनको ये तनकीद है कि जी ये सिंध हुकूमत क्यों नहीं, पुलिस ने ये क्यों लिखा लेटर? भाई पुलिस ने इसलिए लिखा कि पुलिस क्या करे बैठकर। आपके जहाँ पे इस वक्त लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनके लिए जो सामान दिया जा रहा है, उनके लिए जो पूरा रिलीफ का काम हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी करे, उसकी निगरानी करे, या पुलिस बैठ के आपको बल्दियाती इंतखाबात भी करे? और बल्दियाती इंतखाबात अगर 3-4 महीने, अगर 2-3 महीने पोस्टपोन हो जाए तो उसकी वजह क्या है? इससे ये था हमारा क्वेश्चन। ये जो राना सनाउल्लाह साहब है, वो वफाकी वजीर हैं, इनके नॉन वेरिएबल वारंट है
और जो लाडले साहब है वो इतवार को जमानत ले रहे हैं। ये अभी आपने भी जिक्र किया कि लाडले हैं, तो ये किसके लाडले हैं और वो कौन लोग हैं जो लाडले को इतना ज्यादा चढ़ाए? ये मैं आप देखा यहाँ बैठे मैं कहता हूँ यहाँ बात आप इस माइक पे आके करें। मैं आपको दावत देता हूँ, ये बात आप मीडिया में आप साथ अच्छी सवाल किया आपने ना कि भाई राणा सनाउल्लाह के तो वारंट निकल गए, चलो कोई बात नहीं, राणा सनाउल्लाह की बात भी नहीं कर रहा हूँ, नॉन अवेलेबल, लेकिन लाडले के लिए इतवार को दरखास्त खुल अदालत खुल जाती है। तो ये आप आए ना, ये अब तक किसी मैं कह रहा हूँ ये माइक आपको देता हूँ, आप भाईजान आप आके जी समझी साहब। सवाल ये है कि खान साहब की खूबियाँ आपने बताई, खूबियाँ खामियाँ और सब चीज़ें, माशाल्लाह 8-10 मिनट तक आपने उसकी खूबियाँ बताई। इतने बड़े प्रूफ हैं, इतनी बड़ी ऑडियो लीक्स आ गई, इतने बड़े सबूत आ गए, तो उस पर पाबंदी के लिए कोई अदालत ही चले जाए, सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट वगैरह कहीं, कम से कम एक मरतबा जान छुड़ा लें पाबंदी लगवा के। देखिए जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एक बिल्कुल ये कहूँगा, इसलिए मैंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी नोटिस लें, मुल्क के तमाम इदारों से गुजारिश है कि नोटिस लें, FIA से गुजारिश है कि नोटिस लें। अब तो सुना कि वो नैब ने भी थोड़ी बहुत वो कोई रोटी बोटी खा ली है, तो आज कहा है कि जी पेशावर BIT पे भी इंक्वायरी होगी। पेशावर BIT इसके लिए ओपन एंड शट केस है, उसमें आपके परवेज खट्टक और इनकी आधी काबीना 100% जेल में, क्योंकि KPK की जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है, जो कि उस वक्त KPK की गवर्नमेंट के नीचे थी टीम, वो टीम ये नहीं है कि टीम वो कोई किसी और गवर्नमेंट किसी और पार्टी की थी। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किक बैक्स पेशावर BIT में चले हैं। तो इमरान खान के जितने भी केसेस थे वो ओपन शट केस है, उसमें किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और आप वाली बात के 10 चीजें गिनवा दी, होता कुछ नहीं, तो यही तो सवाल है पूरी कौम का कि जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हर शख्स के लिए होती है, जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होती है, वही ट्रीटमेंट इस मुनाफिक, इस झूठे शख्स के खिलाफ भी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।